हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। पिछली क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे सीखने की प्रक्रिया के बारे में और सीखने के सोपानों के बारे में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में समझा था कि सीखना एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है, और यह जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, ये स्थायी रूप से व्यवहार में होने वाले बदलाव होते हैं। दोस्तों, ये प्रक्रिया मानसिक होती है और मानसिक शक्तियों के साथ घटित होती हैं और व्यवहार में प्रदर्शित होती हैं। दोस्तों, यह प्रक्रिया जो मानसिक होती है, जिसको हम सीखना कहते हैं, ये व्यवहार में प्रदर्शित होती हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, इस व्यवहार में कुछ बदलाव लेकर आती हैं। वह बदलाव स्थायी बदलाव होते हैं और उन स्थायी बदलावों को ही हम व्यवहार में अधिगम कहते हैं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के 3 क्षेत्र परिभाषित किए हैं, 3 लर्निंग डोमेन्स बताए हैं। 3 लर्निंग डोमेन्स का मतलब क्या हो गया, 3 क्षेत्रों का मतलब क्या हो गया कि बालक जब सीखता है तो सीखने के दौरान जो उसके व्यवहार में बदलाव आते हैं, जो उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ये बदलाव या चेंजेस बालक के 3 क्षेत्रों में आते हैं। इन तीनों क्षेत्रों को ही सीखने के क्षेत्र कहा जाता है या फिर लर्निंग डोमेन्स भी कहा जाता है कि भाई सीखने के बाद बालक में ये वाला बदलाव आया, ये वाला बदलाव आया, और इनको 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। दोस्तों, तो कौन से हैं लर्निंग डोमेन्स, कौन से हैं 3 क्षेत्र, आइए थोड़ा समझते हैं। तो सीखने के क्षेत्र, लर्निंग डोमेन्स। सीखने के 3 क्षेत्रों की बात करें, लर्निंग डोमेन्स की बात करें दोस्तों, तो सीखने के दौरान बालक के 3 पक्षों में व्यवहारिक बदलाव आता है। इनमें से जो पहला पक्ष होता है, जहां बदलाव आता है, उसे कहा जाता है ज्ञानात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष? ज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे उसको। तो हिंदी में हो जाएगा ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र जहां पर सीखने के दौरान बदलाव आता है, यह पहला हो गया कॉग्निटिव डोमेन। इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स इसको हम कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, जो कॉग्निटिव डोमेन होता है फ्रेंड्स, कॉग्निटिव डोमेन का अर्थ हो गया ऐसे विभिन्न बौद्धिक कार्य जिनमें सीखने के दौरान संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रयोग होता है और जिसके चलते बालक सीखता है या उसके व्यवहार के क्षेत्र में बदलाव आता है। तो ऐसा क्षेत्र सीखने के दौरान जो संज्ञानात्मक होता है, बौद्धिक प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है, सीखने सिखाने के दौरान जहां मानसिक शक्तियां काम में आती हैं, इस तरह के क्षेत्र को, इस तरह के बदलाव को या फिर इस तरह के सीखने के डोमेन को कहा जाता है ज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। दोस्तों, ज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में, कॉग्निटिव डोमेन में 3-4 तरीके के सीखने को शामिल किया जाता है। जैसे यहां पर एक पहला जो सीखने का क्षेत्र होता है वो होता है फ्रेंड्स प्रत्यक्षात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम। देखिए, प्रत्यक्षात्मक अधिगम क्या होता है? प्रत्यक्षात्मक अधिगम का मतलब होता है कि बालक को सीखने के दौरान जो चीजें उसके सामने प्रत्यक्ष में मौजूद होती हैं, उन प्रत्यक्ष की चीजों को छूकर, देखकर, चखकर या मूर्त रूप से उनके साथ कोई भी अनुक्रिया करते हुए जब सीखता है, तो यह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सीखना शामिल होता है, या फिर यूं कहें कि बालक जब शुरुआत में सीखता है, बालक का प्रारंभिक सीखना जो होता है वो प्रत्यक्षात्मक अधिगम होता है, जहां ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बालक, केवल ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बालक सीखता है। यह जो प्रत्यक्षात्मक अधिगम होता है दोस्तों, ये शेषावस्था में होता है और पूर्व बाल्यावस्था में भी यह मुख्यतया पाया जाता है। तो हमने क्या समझा? प्रत्यक्षात्मक अधिगम किसको कहेंगे? प्रत्यक्षात्मक अधिगम क्या हो गया? जिसमें बालक देखकर, छूकर, सुनकर, बोलकर, सीखता है। देखकर, सुनकर, बोलकर सीखता है। तो इस प्रकार के सीखने को हम कहेंगे प्रत्यक्षात्मक अधिगम। कौन सा हो गया? जहां बालक देखकर, छूकर, सुनकर, बोलकर सीखता है। इस तरह का सीखना कहलाएगा बालक का प्रत्यक्षात्मक अधिगम। यह जो प्रत्यक्षात्मक अधिगम होता है दोस्तों, ये शेषावस्था में मुख्य होता है। कौन सी अवस्था में? शेषावस्था में यह मुख्यतया पाया जाता है। यहां पर बालक ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से ही सीखता है। किसके प्रयोग से?
ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से ही सीखता है। अर्थात यहाँ पर सेंसेशंस के द्वारा सीखने की ज्यादा मात्रा होती है, इसे कहा जाता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। अगर और हम आगे चलें ज्ञानात्मक क्षेत्र में, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में जो दूसरा सीखना होता है फ्रेंड्स, वो होता है प्रत्यात्मक या संप्रत्यात्मक। प्रत्यात्मक या संप्रत्यात्मक अधिगम हमने पीछे भी पढ़ा था। प्रत्यात्मक या संप्रत्यात्मक अधिगम का मतलब हो गया कॉन्सेप्ट लर्निंग। कौन सी लर्निंग होगी? कॉन्सेप्ट लर्निंग, या फिर इसको हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग उसे कहते हैं जहां पर बालक विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से सीखता है, विभिन्न संप्रत्यों से सीखता है। ये जो संप्रत्य होते हैं, इन संप्रत्यों में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? अमूर्त चीजों के बारे में जानना, सोचना, समझना, जहां पर मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियां काम करती हैं। इस प्रकार के सीखने को कहते हैं संप्रत्यात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जहां कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से सीखा जाता है। दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होती हैं, यह होती हैं उत्तर बाल्यावस्था में, मुख्यतया उत्तर बाल्यावस्था और उससे आगे, उत्तर बाल्यावस्था और उससे आगे का जो सीखना होता है वो प्रत्यात्मक या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी जान लीजिए। पीछे हमने जीन पियाजे पढ़ा था, तो जब जीन पियाजे पढ़ा था वहां हमने क्या देखा था कि बालक शुरू में केवल संवेदनाओं से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, तो वो हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक लर्निंग। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह आगे चल के अमूर्त चीजों के साथ सीखना शुरू कर देता है, जो चीजें सामने नहीं होती उनके बारे में भी वो सीख लेता है, तो उसे हम कहेंगे प्रत्यात्मक अधिगम। इसके अलावा और हम आगे चले फ्रेंड्स, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में जो तीसरा सीखना शामिल होता है वो होता है साहचर्य अधिगम। कौन सा अधिगम? साहचर्य अधिगम। साहचर्य अधिगम एसोसिएशन लर्निंग होता है। एसोसिएशन लर्निंग को सीखने में सबसे आसान अधिगम कहा जाता है। एसोसिएशन लर्निंग में उद्दीपक और अनुक्रियाएं होती हैं, या उन दोनों के बीच में साहचर्य के द्वारा सीखने को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर प्राचीन अनुबंधन होता है, एक क्रियात्मक अनुबंधन होता है, नैमित्तिक अनुबंधन होता है। इन सब में साहचर्य काम करते हैं उद्दीपक और अनुक्रियाओं के बीच। इसके अतिरिक्त साहचर्य लर्निंग में एक और चीज होती है, एसोसिएशन लर्निंग में एक और चीज होती है। क्या? जब पूर्व अनुभवों को नवीन अनुभवों के साथ जोड़ते हुए सीखा जाता है तो यह कहलाता है साहचर्य लर्निंग। अर्थात पूर्व के अनुभव के द्वारा नवीन अनुभवों को प्राप्त करना, पूर्व ज्ञान के माध्यम से नवीन ज्ञान को प्राप्त करना कहलाता है साहचर्य लर्निंग। किसमें एसोसिएशन हो रहा है? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में साहचर्य बन रहा है, पूर्व अनुभव और नवीन अनुभव में साहचर्य बन रहा है, इसे कहा जाता है साहचर्य लर्निंग। तो सीखने के 3 क्षेत्र हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से पहला क्षेत्र हमने कौन सा जाना दोस्तों? ज्ञानात्मक क्षेत्र को जाना। हम ज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में 3 तरह के सीखने को हमने शामिल किया है। पहला कौन सा? प्रत्यक्षात्मक अधिगम। दूसरा कौन सा? संप्रत्यात्मक या प्रत्यात्मक अधिगम। तीसरा कौन सा? साहचर्य अधिगम, एसोसिएशन लर्निंग। अब उसके बाद हम चलते हैं अधिगम के दूसरे क्षेत्र की ओर। अधिगम का जो दूसरा क्षेत्र होता है दोस्तों, वह क्षेत्र होता है भावात्मक। भावात्मक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भावात्मक क्षेत्र। अधिगम का भावात्मक क्षेत्र, इंग्लिश में हम कहेंगे इसको अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन। देखिए, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, भावात्मक क्षेत्र क्या होता है? भावात्मक क्षेत्र का मतलब हो गया सीखने के दौरान जब बालक के विचारों में बदलाव आता है, जब बालक की भावनाओं में परिवर्तन आता है, जब बालक के संवेगों में बदलाव आता है, तो इस तरह के बदलाव को, इस तरह के चेंजेस को कहा जाता है अधिगम का भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। दोस्तों, सीखने के दौरान हम बालकों के साथ विभिन्न ज्ञान को शेयर करते हैं, विभिन्न नॉलेज को शेयर करते हैं, तो बालकों में ज्ञान और नॉलेज तो आता ही आता है। इस ज्ञान और नॉलेज के परिणाम स्वरूप उनकी भावनाओं में बदलाव आता है, संवेगों में बदलाव आता है, और वो सोचने विचारने में परिवर्तन बनाते हैं। यह परिवर्तन सीखने का जो क्षेत्र होता है वह कहलाता है दोस्तों भावात्मक क्षेत्र।
तो यहां पर हम किसको शामिल करेंगे भावात्मक क्षेत्र में? भावात्मक क्षेत्र में हम अगर पहला शामिल करें तो बालक की भावनाएं, बालक की भावनाएं जो हैं उनमें बदलाव आता है। और अगर हम आगे चलें तो जो बालक के संवेग होते हैं, बालक के संवेगों में बदलाव आता है। संवेग कौन कौन से होते हैं? कई सारे संवेग होते हैं, जैसे चिंता है, क्रोध, भय, हर्ष, सुख, दुख, कई सारे संवेग हैं। हमने पीछे डिस्कशन किया तो मैकडूगल पढ़ रहे थे। तो इन संवेगात्मक भावनाओं में, संवेगों में, विचारों में जो बदलाव आता है सीखने के दौरान, वह कहलाता है भावात्मक क्षेत्र। अब हम आगे बात करें तीसरे क्षेत्र की ओर। तो दोस्तों सीखने का जो तीसरा क्षेत्र होता है, लर्निंग का जो तीसरा क्षेत्र होता है, वो होता है क्रियात्मक क्षेत्र। कौन सा? क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र, इसे कहेंगे साइकोमोटर। साइकोमोटर लर्निंग या फिर सीखने का क्रियात्मक क्षेत्र। सीखने के दौरान जब बालक विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सीखता है, विभिन्न कौशल उसमें विकसित होते हैं, तो इन शारीरिक कौशलों में, गतिविधियों में या फिर शारीरिक गतियों में जो अंतर आता है, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, इसे कहा जाता है क्रियात्मक क्षेत्र। तो किसको शामिल करेंगे क्रियात्मक क्षेत्र में? विभिन्न कौशलों को। कौन से कौशल? जो शारीरिक होते हैं। शारीरिक कौशलों में होने वाले बदलावों को हम कहते हैं बालक का क्रियात्मक क्षेत्र या फिर साइकोमोटर डोमेन। कौशलों के अतिरिक्त शारीरिक दक्षताएं बालक प्राप्त करता है, इन शारीरिक दक्षताओं को भी हम शामिल करते हैं क्रियात्मक क्षेत्र के दौरान। क्रियात्मक क्षेत्र में शारीरिक कौशल और शारीरिक दक्षताओं को शामिल करते हैं। कौन से शारीरिक कौशल, कौन से शारीरिक दक्षताएं? जैसे बालक साइकिल चलाना सीखता है, बालक तैरना सीखता है, किसी भी चीज को ड्राइव करना सीखता है, उसके अलावा कोई भी वाद्य यंत्र बजाना सीखता है, और भी कई सारे ऐसे कार्य, ऐसी कुशलताएं जो शरीर के साथ संबंध होती हैं, विभिन्न गतियों के साथ संबंधित होती हैं, उसे कहा जाता है बालक का क्रियात्मक क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, ये 3 डोमेन्स हमने डिस्कशन किए, 3 क्षेत्रों को हमने डिस्कशन किया आपके साथ, जो किससे जुड़े हुए हैं? ये सीखने के क्षेत्र हैं, लर्निंग डोमेन्स हैं। एक बार फिर से समझते हैं। हम जब भी बालक के साथ सीखने की गतिविधियां करते हैं, बालक कुछ भी सीखता है, चाहे शिक्षक के माध्यम से सीखो, चाहे स्वयं अपने स्तर पे सीखो, किसी भी तरीके से जब बालक में लर्निंग होती है तो लर्निंग का परिणाम बालक के 3 अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शित होता है। या फिर यूं कहें कि सीखना बालक के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन होता है। यह स्थायी परिवर्तन जो बालक के व्यवहार में हो रहा है, ये 3 क्षेत्रों में होता है। इन तीनों ही क्षेत्रों को लर्निंग के डोमेन्स या लर्निंग के क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, पहला परिवर्तन कहां पर होता है? हमने रिसेंटली समझा, ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र, कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव डोमेन। ज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब हो गया बालक के बौद्धिक कार्यों के द्वारा, संज्ञानात्मक कार्यों के द्वारा बौद्धिक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो बदलाव आते हैं, उसे हम कहते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र, कोग्निटिव डोमेन। यह जो ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, इसमें 3-4 तरीके के सीखने को शामिल किया जाता है। जैसे प्रत्यक्षात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम से जो बालक सीखता है, यह कहां परिवर्तन होगा? बालक के ज्ञानात्मक क्षेत्र में। प्रत्यात्मक या संप्रत्यात्मक अधिगम जो बालक में होता है, यह भी कहां प्रभावित करेगा? सीखने का कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? यह भी कहलाएगा सीखने का ज्ञानात्मक क्षेत्र। साहचर्य अधिगम जो होता है, एसोसिएशन लर्निंग जो होता है, यह भी सीखने का कौन सा क्षेत्र हो गया भाई? यह भी सीखने का क्षेत्र हो गया ज्ञानात्मक क्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि सीखने के दौरान शिशुअवस्था में कौन सा सीखने का तरीका या किस तरीके से बालक ज्यादा सीखता है, तो आंसर क्या होगा?
प्रत्यक्षात्मक अधिगम, जहां पर चीजें प्रत्यक्ष में होती हैं, मूर्त वस्तुएं होती हैं, उनको देखकर, छूकर, चखकर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक सीखता है और यह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। ये कहाँ ज्यादा पाया जाता है? तो ये शेषावस्था में ज्यादा पाया जाता है। शेषावस्था में इस प्रकार से ज्ञानेंद्रिय से सीखना ज्यादा होता है। यही बालक जब आगे चल के बड़ा हो जाता है तो अमूर्त वस्तुओं को भी सीखना शुरू कर देता है, अमूर्त संप्रत्यों से भी सीखना शुरू कर देता है। तो अमूर्त संप्रत्यों से जब सीखता है तो वह कहलाता है प्रत्यात्मक, संप्रत्यात्मक या कॉन्सेप्ट लर्निंग या फिर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। यह कहाँ पाया जाता है? उत्तर बाल्यावस्था में, और उससे आगे जो संपूर्ण जीवन होता है वह हम सब संप्रत्यों के द्वारा सीखते हैं। इसके अलावा साहचर्य अधिगम भी होता है, जहां पर पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए, पूर्व अनुभव से नवीन अनुभव को जोड़ते हुए सीखते हैं। यह साहचर्य लर्निंग कहलाता है। साहचर्य में उद्दीपक और अनुक्रियाओं के बीच साहचर्यों को भी शामिल किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे। एक प्राचीन साहचर्य कहलाते हैं अनुबंधन के, और दूसरा क्रियात्मक या फिर साधनात्मक अनुबंधन भी कहलाता है। तो दोस्तों ये क्षेत्र हो गया ज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र जिसको हमने कहा भावात्मक क्षेत्र, जहां पर बालक की भावनाओं में बदलाव आता है, संवेगों में बदलाव आता है और उसके इमोशनल व्यवहार में बदलाव होता है, उसे कहा जाता है भावात्मक क्षेत्र। तीसरा है क्रियात्मक क्षेत्र, जहां पर बालक की शारीरिक कुशलताएं विकसित होती हैं, बालक में शारीरिक क्षमताएं विकसित होती हैं और इस तरह के बदलाव बालक में आते हैं, उसे कहा जाता है क्रियात्मक क्षेत्र। एक बालक को पहले साइकिल चलाना नहीं आता था, अब साइकिल चलाना सीख गया और परमानेंट सीख गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। बालक के कौन से क्षेत्र में बदलाव आया? सीखने का कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? तो आंसर होगा क्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। एक बालक को पहले ABCD नहीं आती थी, अल्फाबेट नहीं आता था, अब उसने अल्फाबेट बोलना सीख लिया, वह अल्फाबेट को बोल लेता है, पहचान लेता है और लिख भी लेता है। तो बालक के कौन से क्षेत्र में बदलाव आया? सीखने का कौन सा क्षेत्र है? तो आंसर होगा ज्ञानात्मक क्षेत्र, कोग्निटिव डोमेन। एक बालक में अब अच्छे विचार बनने लगे हैं, वह बड़ों का सम्मान करने लगा है। अब उसके समझ में आ गया चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलनी, दोस्तों की मदद करना है और ज्यादा क्रोध करना अच्छा नहीं होता है, सम्मान करना चाहिए बड़ों का। इस तरह के बदलाव बालक में आ गए और ये स्थायी बदलाव आ गए। तो सीखने के कौन से क्षेत्र में परिवर्तन हुए भाई? तो ये कहलाएगा भावात्मक क्षेत्र। इस प्रकार सीखने के 3 डोमेन होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब एक बार एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को फिर से समझते हैं ताकि परमानेंट आपके अंदर समझ विकसित हो जाए। एक बालक है जिसको आपने स्कूल में सिखाया, क्या सिखाया? 5 अच्छी आदतें सिखाई। 5 अच्छी आदतें आपने बोर्ड पर लिखवाई। आपने लिखा चोरी बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, दूसरों की मदद करना है, बड़ों का सम्मान करना है और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी है। 5 चीजें बोर्ड पे लिखाई बच्चे को। 5 चीजों को बोर्ड से बच्चे ने कॉपी में उतार लिया, उसने याद भी कर लिया। आपने कहा कि भाई कल टेस्ट है, तुझे सारी चीजें याद करके आनी है। जो 5 बिंदु आपने बालक को सिखाए थे, 5 बिंदु बालक ने याद कर लिए और उनको याद कर कर लेके आ गया। आपने टेस्ट लिया, टेस्ट में उसने पूरे मार्क्स भी हासिल कर लिए। अब बच्चे के कॉपी में टेस्ट में जो पूरे मार्क्स आए, इसका मतलब बालक में सीखने को लेकर एक परिवर्तन आ गया, या फिर बालक के सीखने के एक क्षेत्र में बदलाव आ गया, या फिर बालक सीख गया। तो कौन से क्षेत्र में सीखा, किस क्षेत्र में बदलाव आया? आंसर होगा बालक का ज्ञानात्मक क्षेत्र। अब उसके बाद आप क्या देखते हैं कि उसी दौरान, उसी दिन जिस दिन आपने टेस्ट लिया है बच्चे का, उसी दिन दोपहर के समय क्या होता है, उस बच्चे के दादाजी स्कूल में उस बच्चे को लेने आते हैं। वो कहते हैं घर पे आज एक प्रोग्राम है, शाम को बच्चे को छुट्टी दे दो हमें, मैं इसको घर लेके जाऊंगा। जो ही बच्चे को दादाजी दिखाई देते हैं, वह बच्चा चुपचाप बैठा रहता है। दादाजी कहते हैं कि चलो घर चलना है। आपने कहा कि ठीक है बेटा घर जाओ, आपके दादाजी लेने आए हैं, आपको छुट्टी मिल गई। बच्चा बैग उठाता है और बैग उठाकर दादाजी के पीछे पीछे चल पड़ता है। अब यहां पर कौन सा बदलाव बालक में नहीं आया? वह बालक जिसने पूरे मार्क्स प्राप्त किए थे, उसका यह सीन है। एक और बालक जिसने सुबह के टेस्ट में उस टॉपर से 2 नंबर कम हासिल किए हैं, उसकी मम्मी भी उसको लेने आती है स्कूल में
और वह भी बोलती हैं कि आज शाम को घर पे प्रोग्राम है, इसको छुट्टी दे दो, घर भेज दो। जो ही उस बच्चे की मम्मी आपसे बात कर रही हैं, उसी दौरान बच्चा जो क्लास में बैठा है मम्मी को देखता है, वहां से खड़ा होता है और खड़े होकर मम्मी के पैर छू लेता है और वापस आकर बैठ जाता है। अब तक यह बच्चा ऐसा नहीं करता था, क्योंकि बच्चे को पहले पता नहीं था कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कल आपने जब सिखाया तो बच्चे ने सीखा और आज कक्षा में यह बदलाव आपके सामने प्रदर्शित हो गया। तो एक बच्चा जो क्लास का टॉपर था, जिसको दादाजी लेके चले गए, उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र में तो बदलाव आ गया, ज्ञानात्मक क्षेत्र तो उसका मजबूत हो गया, उसने पूरे मार्क्स तो ले लिए, लेकिन उसके भावात्मक क्षेत्र में बदलाव नहीं आया, उसके विचारों में बदलाव नहीं आया। तो उसको ये तो पता है कि बड़ों के पैर छूने चाहिए और ये सर ने लिखवाया था, यह लिखने से मुझे नंबर मिलेंगे, लेकिन यह प्रैक्टिकली उसमें बदलाव नहीं आया कि जब दादाजी दिखाई दे तो मुझे खड़े होकर पैर छूने हैं। जो दूसरा बच्चा है जिसके 2 मार्क्स कम आए हैं टॉपर से, उसमें कौन सा बदलाव आ गया? उसमें भावात्मक बदलाव आ गया। उसने जो ही मम्मी को देखा तुरंत खड़ा होकर पैर छू लेता है। तो दोस्त यह कहलाता है भावात्मक क्षेत्र। अब इसी दौरान जब दूसरा बच्चा जो खड़े होकर मम्मी के पैर छूता है, ऐसा वो बार बार करने लगता है, अब उसकी आदत में आ जाता है और जब भी किसी बड़े को देखता है तुरंत वह उनके पैर छूना शुरू करता है। इसका मतलब यह बालक के क्रियात्मक क्षेत्र में बदलाव आ गया। तो जब भी आप सिखाते हो बच्चों को, तो सिखाने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि तीनों क्षेत्रों में बदलाव होना चाहिए। सीखने के कंटेंट को लेकर, सीखने की सामग्री को लेकर ध्यान रहे किस तरह का कंटेंट है, जिससे ज्यादा रिलेशन है उसमें बदलाव होना जरूरी है। मान लीजिए बच्चे को आप इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं, मशीनों के साथ उसको डील करना है, मिस्त्री का काम बच्चा सीख रहा है, कारीगर का काम बच्चा सीख रहा है, तो वहां पर खिलाड़ी वाला कोई काम सीख रहा है, खेल वाली चीजें उसको सिखाई जा रही हैं, लिख रहा है हाथ से जब लिख रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर क्रियात्मक क्षेत्र में बदलाव आने होते हैं। तो इसके बाद बालक के वास्तविक गतिविधियों में बदलाव आने चाहिए। जब आप बच्चे के व्यवहार के बारे में सिखा रहे हैं तो बच्चे के व्यवहार में जो बिंदु सिखाए उन बिंदुओं को याद कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बच्चे के व्यवहार में ये बदलाव भी आना चाहिए। तो सीखने के दौरान 3 पक्षों में बदलाव आते हैं, जिसको सीखने के क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको याद रखना, जब आप बच्चों को सिखाएं तो केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र में ही कुशलताएं उन्हें प्राप्त नहीं होने दें, ज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ साथ उनके भावात्मक क्षेत्र में भी उन कुशलताओं से बदलाव आए, और अगर क्रियात्मक क्षेत्र से भी संबंधित हैं तो वो बदलाव भी उनमें आने चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि सीखने के तीनों क्षेत्र बालकों में बन पाए हैं। तो दोस्तों ये हुए लर्निंग डोमेन्स, सीखने के क्षेत्र। आगे चलते हैं। सीखने को लेकर काफी लंबे समय से बहुत बड़ा काम पूरी दुनिया में चल रहा है। कई सारे मनोवैज्ञानिक सीखने की प्रक्रिया को लेकर लगातार अपने अध्ययन कर रहे हैं, बालकों पर, बड़ों पर, सभी पे अध्ययन चल रहा है सीखने को लेकर। लेकिन बच्चे जो हैं वो सीखने के अध्ययन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा जो घटित होती है वो बच्चों के साथ में होती हैं। क्यों होती हैं बच्चों के साथ? क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क के विकास होने के कारण मानसिक शक्तियाँ उसकी विकसित होती हैं, और मानसिक शक्तियों के विकसित होने के परिणाम स्वरूप एक बालक विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, वातावरण के द्वारा, विभिन्न उद्दीपकों के द्वारा लगातार सीखता रहता है। तो सीखने की सबसे ज़्यादा जो प्रक्रियाएँ होती हैं प्रौढ़ों की तुलना में बच्चों में होती हैं, बच्चों में ज़्यादा होती हैं। बच्चों में भी जो बाल्यावस्था होती है वो सीखने की बड़ी आदर्श अवस्था होती हैं। तो इस प्रकार बच्चों पर सीखने को लेकर काफी बड़े काम मनोवैज्ञानिकों के लगातार होते रहे हैं। फ्रेंड्स, सीखने को लेकर कई मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर अलग अलग विचार बने हैं। जब ये विचार मनोवैज्ञानिकों ने दिए, इन विचारों को बाकी लोगों ने भी स्वीकार किया, एक समूह बन गया, और एक समूह जब एक ही विचार को मानने लगा तो यह आगे चल के विचारधारा बन जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब एक व्यक्ति किसी एक गतिविधि के बारे में, क्रिया के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में एक विचार रखता है, उस विचार को जब और लोग भी मानने लगते हैं, एक समूह हो जाता है और वो चीज़ कॉमन हो जाती है, सामान्य हो जाती है, तो वह विचारधारा बन जाती है। एक विचारधारा सीखने को लेकर जो एक समूह ने स्वीकार की और उसके बारे में वो मानते हैं, काम करते हैं। एक दूसरा समूह
जिसके पास दूसरा विचार है सीखने को लेकर, एक तीसरा समूह जिसके पास एक तीसरा विचार है सीखने को लेकर। जब इन तीनों के समूह बन गए, कई लोगों ने मानना शुरू कर दिया, कई सारे अध्ययन हो गए, तो विचारधाराएं बन गई। तो सीखने को लेकर कालांतर में कई तरह की विचारधाराएं बनती रही हैं। तो आइए समझते हैं कि सीखने को लेकर कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक समूह अपने विचारधाराओं के आधार पर बच्चों में सीखने को मानते हैं या उसके पक्षधर हैं। सीखने की अवधारणाएं या अधिगम की अवधारणाएं या फिर विचारधारा भी इसको कहा जाता है। सीखने की अवधारणा की बात करें तो ये 3 तरह की अवधारणाएं हैं जो बहुत प्रचलित है। पहली अवधारणा है साथियों व्यवहारवादी। कौन सी? व्यवहारवादी विचारधारा या व्यवहारवादी अवधारणा। व्यवहारवादी अवधारणा। व्यवहारवादी अवधारणा की बात करें तो व्यवहारवादी अवधारणा को लेकर हमने पहले भी क्लास में डिस्कशन किया था। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो जे.बी. वाटसन है, व्यवहारवाद के जनक उनको कहा जाता है। और वाटसन को लेकर आपको याद होगा, पीछे हमने डिस्कशन किया था, वाटसन ने 1925 में एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। और इस बुक में वाटसन ने लिखा था कि मुझे एक बालक दो, मैं इसे जो चाहे वो बना सकता हूं। अर्थात वाटसन क्या कहते हैं कि बालक जो कुछ भी सीखता है, बालक में जो कुछ भी बदलाव और परिवर्तन आते हैं, वो उसको मिलने वाले बाहरी वातावरण से आते हैं। वाटसन और इनके समर्थक क्या कहते हैं कि हम बालक को जैसा वातावरण देंगे वैसा वह बन जाएगा। हमारे यहाँ भी, हमारे भारतीय दर्शन में भी कई तरह की विचारधाराएं हैं। हम कहते हैं बालक खाली घड़ा है, बालक गीली मिट्टी है, बालक तो कोरा कागज है, खाली स्लेट है। हम जो चाहे उसमें लिख सकते हैं, जो चाहे उसको शेप दे सकते हैं, जो चाहे उसमें भर सकते हैं। ऐसी विचारधाराएं हमारे यहाँ भी हैं। तबुला रासा एक वर्ड है, आपने सुना होगा। तबुला रासा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कोरी स्लेट, खाली स्लेट। जॉन लोक ने यह दिया है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो बालक को लेकर एक विचारधारा है जो ऐसा मानती है कि बालक को जैसा वातावरण दिया जाए वैसा ही बालक बन जाता है, वैसा ही सीख जाता है। और दोस्त, इसी विचारधारा को, इसी अवधारणा को कहा जाता है व्यवहारवादी अवधारणा, बिहेवियरिज्म कॉन्सेप्ट। बिहेवियरिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो इस विचारधारा को समर्थित हैं, जिनका समर्थन इस विचारधारा को होता है। तो व्यवहारवाद की बात करें, व्यवहारवाद की शुरुआत करने वाले या व्यवहारवाद के जनक हैं दोस्तों जे.बी. वाटसन, जॉन ब्रेडसम वाटसन। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिकन हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्होंने मनोविज्ञान में, जब मनोविज्ञान अपने अर्थों में बदलाव कर रहा था, जब मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन बना, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बनाने में मुख्य भूमिका है हमारे वाटसन की। वाटसन क्या मानते हैं? वाटसन और व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि बालक के सीखने में वातावरण की मुख्य भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? वातावरण की मुख्य भूमिका होती है। तो फिर बालक पर जो प्रभाव डालते हैं वो 2 पहलू होते हैं, एक वातावरण और दूसरा वंशानुक्रम। तो ये क्या मानते हैं? वातावरण मुख्य भूमिका होती है। तो फिर वंशानुक्रम क्या हो गया? वंशानुक्रम हो जाएगा गौण। कौन मानते हैं ऐसा? व्यवहारवादी मानते हैं। व्यवहारवादी कहते हैं कि वंशानुक्रम गौण होता है। क्या होता है? वंशानुक्रम की भूमिका गौण होती है और वातावरण की भूमिका मुख्य होती है। किसमें? बालक के सीखने में या फिर बालक के विकास में। उसके अलावा व्यवहारवादी क्या कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं कि बालक को सीखने के लिए वातावरण जिम्मेदार होता है। अर्थात बालक को जो बाहरी उद्दीपक मिलते हैं, क्या मिलते हैं? बाहरी उद्दीपक मिलते हैं, उनसे बालक सीखता है। बाहरी उद्दीपक अर्थात वातावरण, वह बालक के सीखने के लिए मुख्य होता है। उसके अतिरिक्त ये क्या कहते हैं व्यवहारवादी? ये कहते हैं कि सीखने के लिए जो वस्तुनिष्ठता है वह महत्वपूर्ण होती है। तो इन्होंने सीखने में वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी को महत्व दिया है। सीखने में ऑब्जेक्टिविटी किसकी देन है? व्यवहारवादियों की देन है। उसके अलावा व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि बालक के सीखने के दौरान जो परिवर्तन आते हैं, जो बदलाव आते हैं, वो उसके व्यवहार में आने वाले बदलाव होते हैं और वो बाहरी परिवेश के द्वारा आते हैं। इसके जो समर्थक हैं इस विचारधारा के समर्थकों की बात करें, प्रमुख व्यवहारवादियों की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें एक नाम आता है स्किनर का।
स्किनर को व्यवहारवादी भी कहते हैं। दूसरा नाम आता है हल का, एक और नाम आता है पावलोव का। पावलोव जिन्होंने आगे चल के एक थ्योरी दी थी क्लासिकल लर्निंग की, क्लासिकल कंडीशनिंग की। उसके अलावा वाटसन भी यहाँ पर शामिल हैं, थॉर्नडाइक भी यहाँ पर शामिल हैं, और भी कई मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवादी विचारधारा को स्वीकार करते हैं। तो व्यवहारवादी क्या कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं कि वातावरण मुख्य होता है और वंशानुक्रम गौण होता है। उसके अलावा बाहरी उद्दीपक जो वातावरण होता है वह सीखने में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रमुख व्यवहारवादी कौन है? स्किनर हैं, हल हैं, पावलोव हैं। और सीखने में वस्तुनिष्ठता किसकी देन है? सीखने में वस्तुनिष्ठता देन है हमारे व्यवहारवादियों की। चलिए आगे चलते हैं दूसरी विचारधारा की ओर, दूसरी अवधारणा की ओर। तो फ्रेंड्स, अधिगम की दूसरी अवधारणा है संज्ञानात्मक अवधारणा। संज्ञानात्मक अवधारणा, संज्ञानात्मक अवधारणा। हम संज्ञानात्मक अवधारणा की बात करें तो पीछे हमने जीन पियाजे को पढ़ा है। वहां पर संज्ञानात्मक विचारधारा या संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर कोग्निटिव थ्योरी जो दी है वो देने वाले व्यक्ति कौन है? जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे स्वीडिश मनोवैज्ञानिक हैं, स्वीडन के रहने वाले हैं। तो जीन पियाजे, जिन्हें हम विकासात्मक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, जीन पियाजे ने सीखने के लिए बालक के संज्ञानात्मक विकास को महत्व दिया है। वो कहते हैं कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बड़े होने के साथ साथ उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, और इन मानसिक शक्तियों के विकास के कारण बालक सीखता है। तो संज्ञानवादी या संज्ञानात्मक विचारधारा क्या कहती है सीखने को लेकर? ये कहती है कि बालक के बड़े होने पर उसमें मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं, मानसिक क्षमताएं या मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं, और इन मानसिक शक्तियों के विकास से बालक सीखता है। बड़े होने पर मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं, विकसित होने से बालक के बड़े होने से मानसिक क्षमताएं विकसित होती हैं, बालक सीखता है। उसके अलावा संज्ञानवादी क्या कहते हैं? संज्ञानवादी कहते हैं कि बालक के सीखने के लिए उसके वातावरण और मानसिक शक्तियों के बीच अंतः क्रिया होती है। किस किस के बीच? वातावरण व मानसिक शक्तियों के बीच, मानसिक क्षमताओं के बीच अंतः क्रिया होती है। मानसिक शक्तियों के मध्य अंतः क्रिया, अंतः क्रिया का परिणाम होता है सीखना, इंटरेक्शन। दोनों पहलुओं को महत्व देते हैं संज्ञानवादी। संज्ञानवादी कहते हैं कि वातावरण तो जरूरी है, वहां से बालक को सीखने की स्थितियां मिल रही हैं, वातावरण से ही बालक चीजों को उद्दीपकों के रूप में प्राप्त कर रहा है, और उनके साथ जो मस्तिष्क की क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, वो अंतः क्रियाएं करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं, और उसका परिणाम सीखना होता है। तो संज्ञानवादी वातावरण और उसके साथ मानसिक शक्ति दोनों को महत्व देते हैं। उसके बाद हम आगे की बात करें तो संज्ञानवादी क्या कहते हैं? संज्ञानवादी कहते हैं कि सीखना एक मानसिक क्षमताओं के द्वारा होता है, और ये जो मानसिक क्षमताएं होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं? मानसिक क्षमताओं में बुद्धि है, संवेदना है, विचार है, तर्क वितर्क है, और भी कई सारी 100 मानसिक क्षमताएं जो हमने पीछे पढ़ी हैं, उन सबको महत्व प्रदान करने वाले कौन हैं? संज्ञानवादी हैं। संज्ञानवादी क्या कहते हैं? संज्ञानवादियों में जो समर्थक हैं दोस्तों, संज्ञानवाद के या सीखने में संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थकों की बात करें तो यहाँ पर इसके समर्थन हैं गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। गेस्टाल्ट में कूर्ट लेविन जो हैं वो गेस्टाल्टवाद के समर्थक हैं। उसके अलावा कोफका है, कोहलर है और मैक्स वर्दिमर है।
मैक्स वर्दीमन है। तो इस संज्ञानवाद के समर्थक कौन हो गए? कूर्ट लेविन हो गया, कोफका हो गया, कोहलर हो गया और मैक्स वर्दीमन हो गया। ये संज्ञानवाद के समर्थक हैं। एक बार फिर से देखते हैं, सीखने की जो संज्ञानवादी विचारधारा है, यह विचारधारा क्या कहती है कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, बड़े होने के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमताएं विकसित होती हैं और मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से बालक सीखता है। वातावरण व मानसिक शक्तियों के मध्य अंतःक्रियाएं होती हैं जिसका परिणाम होता है सीखना। इसके अलावा मानसिक क्षमताएं जो हैं बालक में वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे बुद्धि है, संवेदनाएं हैं, विचार हैं, तर्क वितर्क है, अभिप्रेरणा है, चिंतन है, मनन है। ये सारी की सारी चीजें सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ पर समर्थक कौन कौन होंगे इस विचारधारा के? कूर्ट लेविन है, मैक्स वर्दीमन है, उसके अलावा तीनों जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो सीखने के संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक है। दोस्तों आगे चलते हैं सीखने की तीसरी अवधारणा की ओर। जिसकी हम बात करें सीखने की तीसरी अवधारणा दोस्तों, तो वो अवधारणा है संरचनावादी अवधारणा। कौन सी अवधारणा है? संरचनावादी अवधारणा। संरचनावादी अवधारणा। कंस्ट्रक्शनिज्म इसको कहा जाता है, संरचनावादी अवधारणा को। अगर संरचनावादी अवधारणा की बात करें दोस्तों, तो जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुंट, जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में, और उनके शिष्य हैं टिचनर। दोनों ने इस विचारधारा को, इस अवधारणा को जन्म दिया है। तो कौन कौन हो जाएंगे? विलियम वुंट, मुख्य व्यक्ति कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? विलियम वुंट, और उनके साथ कौन है उनके शिष्य? टिचनर। तो विलियम वुंट और टिचनर दोनों के द्वारा यह अवधारणा बनाई गई। यह अवधारणा क्या कहती है? संरचनावादी अवधारणा कहती है कि सीखने के दौरान बालक के मस्तिष्क में एक संरचना बनती है, मस्तिष्क में एक संरचना बनती है और उस संरचना का परिणाम होता है सीखना। बालक के सीखने के लिए मस्तिष्क में बनने वाली संरचना जिम्मेदार होती हैं। ये संरचना बनती किससे है? मानसिक शक्तियां मस्तिष्क में संरचना बनाती हैं। किसकी संरचना बनाती हैं? उन उद्दीपकों की, वातावरण की, परिस्थितियों की जो व्यक्ति बाहर देखता है, समाज में देखता है, कक्षों में या फिर व्यवहार में देखता है, उनकी संरचना बनती है। यह संरचना कहाँ बनती है? मस्तिष्क में संरचना बनती है। और सीखना जो है, सीखना या अधिगम जो है वो किसका परिणाम है? यह संरचना का परिणाम है। किसका परिणाम है? संरचना का परिणाम। कौन सी संरचना? जो मस्तिष्क में बनी है, इस संरचना का परिणाम सीखना होता है। उसके अतिरिक्त ये जो संरचनावादी हैं ये कहते हैं कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या कहते हैं? सीखना मानसिक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस के रूप में होता है, अचानक घटित नहीं होता। इसके अतिरिक्त संरचनावादी क्या कहते हैं? सीखना अनुभव पर आधारित है। किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित है, अर्थात लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। अनुभव पर आधारित है। अनुभव पर आधारित क्यों कहते हैं? अनुभव पर आधारित होने के पीछे संरचनावादियों का तर्क ये है भाई कि सीखने के दौरान जो मस्तिष्क में संरचना बनती है वह संरचना अनुभव के रूप में मस्तिष्क में सृजित हो जाती है। फिर नया सीखता है, नया अनुभव प्राप्त होता है, फिर नया सीखता है, नया अनुभव प्राप्त होता है। इस प्रकार लगातार अनुभवों का संगठन बालक के मस्तिष्क में बनता है, उससे सीखने की प्रक्रिया मस्तिष्क में संचालित होती है। अगर हम संरचनावादी अवधारणा के समर्थकों की बात करें तो समर्थकों की बात करें तो समर्थकों में पहला नाम आएगा दोस्तों जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। दूसरा नाम आएगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की। एक और हैं गार्डनर मर्फी। गार्डनर मर्फी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सीखने में संरचनावादी अवधारणा का समर्थन करते हैं। तो ये तीन सीखने की अवधारणाएं हमने समझी। एक बार तीनों को हम फिर से डिस्कशन करते हैं दोस्तों। सीखने की अवधारणा को लेकर जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया। पहला कॉन्सेप्ट क्या?
सबसे पहले तो ये कि सीखने के दौरान कई सारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। सीखना एक मानव प्रकृति का हिस्सा है। इस सीखने के ऊपर कई मनोवैज्ञानिकों ने काम किए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं, और इन विचारों को जब एक समूह ने स्वीकार कर लिया, एक व्यापक रूप से यह विचार प्रचलित हो गया, तो यह बन गया विचारधारा या फिर अवधारणा। किसकी? सीखने की। जिन व्यक्तियों ने इसको शुरू किया, जो इसके समर्थक थे, उनके हिसाब से ही यह विचारधारा उनकी अपनी विचारधारा कहलाई। तो 3 तरह की विचारधाराएं सीखने को लेकर हमारे यहाँ प्रचलन में है। पहली कौन सी? संरचनावादी विचारधारा। संरचनावादी। पहली कौन सी? व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा। दूसरी कौन सी? संरचनावादी विचारधारा। तीसरी कौन सी? दूसरी संज्ञानवादी विचारधारा, और तीसरी संरचनावादी विचारधारा। जो व्यवहारवादी विचारधारा है, व्यवहारवादी विचारधारा के जनक कौन? जेबी वाटसन, अमेरिका के रहने वाले हैं। संज्ञानवादी विचारधारा के जनक कौन? जीन पियाजे, स्वीडन के रहने वाले हैं। संरचनावादी विचारधारा के जनक कौन? विलियम वुंट और टिचनर, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, तीनों विचारधाराओं के जनक का नाम पूछा जाता है, किसने शुरू किया ये पूछा जाता है। दूसरा, तीनों ही विचारधारा सीखने को लेकर क्या कहती हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो व्यवहारवादी विचारधारा क्या कहती हैं कि सीखने में वातावरण की भूमिका प्रथम होती है। किसकी भूमिका? वातावरण की भूमिका प्रथम होती है। तो फिर मुख्य कौन हो गया? मुख्य हो गया वातावरण। फिर गौण कौन हो गया? गौण हो गया वंशानुक्रम। इसके अलावा सीखने के लिए बाहरी उद्दीपक महत्वपूर्ण होते हैं। बालक को जैसे उद्दीपक दिए जाए, जैसा वातावरण दिया जाए, वैसा बालक सीख जाता है। उसके अतिरिक्त सीखने में या शिक्षा जगत में वस्तुनिष्ठता किसकी देन है? तो वस्तुनिष्ठता भी देन है भाई व्यवहारवादियों की। व्यवहारवाद के समर्थक कौन कौन हैं? अगर व्यवहारवाद के समर्थकों की बात करें तो पहला समर्थक इसमें आएगा स्किनर, हल, पावलोव, थॉर्नडाइक, और भी कई हैं जो इसके समर्थक हैं। दूसरी विचारधारा की बात कर रहे हैं, किसने दी? जीन पियाजे ने दी। किसके जनक हैं? संज्ञानवाद के जनक। आपको पहले ही पता है इस चीज का। क्या कहते हैं संज्ञानवादी? कि बालक के बड़े होने के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमताएं विकसित होती हैं, और इन मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से बालक सीखता है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि बालक की मानसिक क्षमताएं वातावरण के साथ अंतः क्रियाएं करती हैं, और दोनों के परिणाम स्वरूप बालक में अधिगम होता है। तो किसको महत्व दे रहे हैं? ये वातावरण को भी महत्व दे रहे हैं, और ये मानसिक शक्तियों को भी महत्व दे रहे हैं। कौन? संज्ञानवादी। मानसिक शक्तियों में किसको महत्व दिया जाता है? मानसिक शक्तियों में, मानसिक शक्ति में बुद्धि है, संवेदनाएं हैं, विचार हैं, तर्क वितर्क हैं, और भी कई सारी मानसिक शक्ति तो हमने पीछे पढ़ी हैं दोस्तों। समर्थक कौन होंगे संज्ञानवाद के? तो पहला है कूट लेविन, दूसरा है कोफका, कोहलर और मैक्स वर्दीमर, अर्थात तीनों गेस्टाल्टवादी हो गए। और इन गेस्टाल्टवाद के समर्थक कूट लेविन भी समर्थक हो गए। किसके? संज्ञानवादी विचारधारा के। तीसरा हमने समझा संरचनावादी विचारधारा। संरचनावाद के जनक कौन? विलियम वुंट, और इनके शिष्य कौन? टिचनर। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। ये क्या कहते हैं कि मस्तिष्क में संरचना बनती है, और इस संरचना के द्वारा ही बालक सीखता है। मस्तिष्क में बनने वाली संरचना सीखने का परिणाम होती है। इसके अतिरिक्त संरचनावादियों ने इनसाइट, अंतर्दृष्टि को भी एक पद्धति के रूप में विकसित किया। किसके रूप में? पद्धति के रूप में। तो हम यहां जोड़ देते हैं अंतर्दृष्टि को पद्धति के रूप में विकसित किया। अंतर्दृष्टि इंग्लिश में कहेंगे हम इनसाइट। इनसाइट को पद्धति के रूप में किसने विकसित किया? तो संरचनावादियों ने विकसित किया। हमने पीछे पढ़ा भी है। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति स्वयं के अंदर में झांककर अपने बारे में जब अध्ययन करता है, अपने विचारों को जानता है, परखता है, अपनी संरचनाओं का पता लगाता है, तो मनोविज्ञान में यह प्रक्रिया कहलाती है अंतर्दृष्टि। अंदर की तरफ देखना, इनसाइट, अंदर की तरफ देखना। किसने दी पद्धति? ये संरचनावादियों ने दी भाई। आगे चलें। सीखना मस्तिष्क की प्रक्रिया होती है,
अनुभव पर आधारित होती हैं, क्योंकि अनुभव भी कहाँ सर्जित होते हैं, मस्तिष्क में सर्जित होते हैं। समर्थक कौन कौन हो जाएंगे? समर्थकों में पहला नाम है जेरोम ब्रूनर, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा गार्डनर मर्फी। ये सारे के सारे संरचनावाद के समर्थक हैं। यहां से लगभग कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्यों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा जानते हैं। अवधारणाएं क्यों इंपॉर्टेंट है वहां थोड़ा समझते हैं। देखिए सर, अवधारणाएं इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवधारणाओं में अवधारणा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीखने के दौरान एक शिक्षक होने के नाते हम कई तरह के तरीके अपनाते हैं, कई तरह की पद्धतियां अपनाते हैं, और वो तरीके और पद्धतियां बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन लेके आती हैं। अभी मैंने तीनों तरह की अवधारणाओं को आपके सामने एक्सप्लेन किया। पहली अवधारणा मैंने बात की व्यवहारवादी अवधारणा की, दूसरी अवधारणा की मैंने बात की संज्ञानवादी अवधारणा, तीसरी मैंने बात की संरचनावादी अवधारणा। तीनों अवधारणाओं में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए तो कुछ साथी बोले सर व्यवहारवादी अवधारणा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बोलेंगे संज्ञानवादी अवधारणा इंपॉर्टेंट है, कुछ बोलेंगे संरचनावादी अवधारणा इंपॉर्टेंट है। आप जब बच्चों को सिखा रहे हैं तो सिखाने के दौरान किसको ज्यादा महत्व देंगे? देखिए, कई सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं, कई सारी विषय वस्तु ऐसी होती हैं, कई सारे विषयों की प्रकृति ऐसी होती है जहां पर हमें व्यवहारवादी अवधारणा को या फिर व्यवहारवादी सीखने के तरीकों को महत्व दिया जाता है। कई सारे सीखने के कंटेंट और विषय ऐसे होते हैं जहां संज्ञानवादी अवधारणाओं को प्राथमिकता दी जाती है। कई सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जहां संरचनावादी अवधारणाओं को महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर बात करें, अगर हम सीखने के उपागमों की बात करें, सीखने की पद्धतियों की बात करें, शिक्षण विधियों की बात करें, या फिर वर्तमान में जो प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को सीखने सिखाने के तरीके अपनाए जा रहे हैं उनकी बात करें, तो तीनों अवधारणाओं में से सबसे ज्यादा अभी समर्थन दिया जा रहा है संरचनावादी अवधारणा को। कौन सी अवधारणा को? संरचनावादी अवधारणा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। कंस्ट्रक्टिनिज्म को सबसे ज्यादा महत्व में, इसके द्वारा बनने वाले उपागमों में, इसके साथ समर्थित शिक्षण विधियों में क्या कहते हैं कि बच्चों को सीखने के दौरान मस्तिष्क में संरचना बननी चाहिए, और यह जो संरचना बनती है यह परमानेंट होती है, स्थायी होती हैं और व्यवहार में लगातार स्थायी परिवर्तनों को बनाती हैं। अब थोड़ा समझते हैं संरचना बनती कैसे है मस्तिष्क में। देखिए सर, मस्तिष्क में संरचना बनने को लेकर हम एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा बच्चा जिसने जीवन में कभी एप्पल नहीं देखा, सेब नहीं देखा, किसी इंटीरियर गांव में रहने वाला है या फिर पहाड़ी आदिवासी बच्चा है मान लेते हैं, उसने कभी एप्पल को नहीं देखा, सेब को कभी नहीं देखा। आप शिक्षक हैं, आपने उसको एप्पल के बारे में बताया कक्षा में। थोड़ा बहुत जब एप्पल के बारे में बताया तो आपने कहा कि देखो एप्पल एक फल होता है जो लाल रंग का होता है, गेंद जैसी उसकी आकृति होती है। ऐसे 2-3-4 बातें बच्चे को कक्षा में एप्पल के बारे में बताई, सेब फ्रूट के बारे में बताया। तो बच्चे में उस एप्पल को लेकर उसके मस्तिष्क में थोड़ी कुछ संरचनाएं बनी, कुछ जानकारियां बनी कि साहब एप्पल जो है वो एक गोल गेंद सा होता है, लाल रंग का होता है और खाने के काम आता है, इतना सा कुछ संरचना बनी, एक अनुभव बना थोड़ा सा और मस्तिष्क में सर्जित हो गया। उसके बाद जब दोबारा उसके सामने एक एप्पल का चित्र दिखाया गया, उस एप्पल के चित्र को देखकर जो पहले थोड़ी बहुत जानकारी बच्चे के मस्तिष्क में थी, जो आपने बताई थी, उसको वो एसोसिएट करने लगता है, रिलेट करने लगता है कि ये यही तो नहीं है जिसके बारे में कल सर बता रहे थे। आपने कहा देखो ये जो चित्र है ये एप्पल का चित्र है। इस एप्पल के चित्र में आप देख रहे हैं, देखो गेंद जैसा है, लाल रंग का है। अब 2-3 बातें बच्चे के दिमाग में कल एप्पल को लेकर थी, आज जब चित्र देखा तो वो चीजें और परमानेंट हो गई और बालक के मस्तिष्क में जो कल की संरचना थी उन संरचनाओं में थोड़ा सा और नई चीजें शामिल हो गई। अब आपने क्या करा? तीसरे दिन आप क्या करते हैं? तीसरे दिन बच्चे के सामने एक एप्पल लेकर आते हैं और बच्चे के हाथ में एप्पल देते हैं, और एप्पल देने के बाद आप बोलते हैं कि देखो बेटा ये एप्पल है जिसका आपने कल चित्र देखा था, इस एप्पल को हम खाते हैं, बड़ा टेस्ट में मीठा भी होता है। बच्चे ने क्या करा? उस एप्पल को हाथ में लिया और एप्पल को हाथ में लेने के बाद उसको थोड़ा महसूस किया, देखा। अब उसके मस्तिष्क में तीसरे बार
पहले दिन थोड़ा सुना, चित्र को देखा, दूसरे दिन, तीसरे दिन एप्पल को हाथ में लिया। अब तीनों दिन में थोड़ी 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 मस्तिष्क में संरचना बन गई। अब इसके बाद अगर आपने मौका दिया बच्चे को खाने का तो वह उसको टेस्ट भी करेगा, उसको स्वाद भी आएगा। और अब उसने एक बार एप्पल को खा लिया तो इस एप्पल को लेकर बच्चे के मस्तिष्क में इतनी अच्छी संरचना बन गई कि अब जीवन में कभी भी कहीं भी किसी भी एप्पल का पिक्चर भी दिखाई देगा, बच्चा तुरंत बोलेगा हाँ ये तो एप्पल है। एप्पल फ्रूट भी उसके सामने होगा, बच्चा तुरंत बोलेगा हाँ ये तो एप्पल है। एप्पल के बारे में कुछ भी आप 3 बातें बच्चे से पूछेंगे तो जो इसने गतिविधियां बनी, मस्तिष्क में संरचना बनी, उसको लेकर बच्चा बता देगा कि लाल रंग का होता है, बोल जैसा होता है, खाने में टेस्टी होता है, अच्छी खुशबू आती है, दबाने पे थोड़ा थोड़ा हल्का सा पुश होता है, पत्थर जैसा सॉलिड नहीं होता है, ऊपर डंठल जैसा भी निशान होता है, नीचे से भी थोड़ा सा अंदर धसा होता है। ये सारी बातें बच्चा बता देगा। आप मौखिक पूछेंगे तो भी और लिखित पूछेंगे तो भी। तो छोटे बच्चों में सिखाने के लिए वर्तमान में संरचनावादी उपागम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच या फिर ये वाला उपागम सबसे ज्यादा होता है, अच्छा होता है। और यहां पर क्या है, यहां पर आप बच्चे को वस्तुनिष्ठ, बच्चे को प्रत्यक्ष में एप्पल दिखा रहे हैं। तो बच्चा छोटा है, चीजों को मूर्त रूप से देखकर सीखता है, तो वो चीज भी यहां काम करती हैं। इसलिए तीनों तरह की अवधारणाएं सीखने के दौरान कक्षों में हम शिक्षक के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन जहां छोटे बच्चों की बात करें, प्राथमिक कक्षाओं की बात करें, तो सबसे उपयुक्त अवधारणा जो वर्तमान में सीखने सिखाने की पद्धतियों में जिसको महत्व दिया जा रहा है वो है संरचनावादी अवधारणा, विलियम वुंट और टिश्नर के द्वारा जिसको प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंस है तीनों अवधारणाओं को लेकर। आपको चीजों को ठीक से समझना है, जानना है और याद करना है। अब यहां से और ज्यादा आगे जानने के लिए हम चलते हैं पीपीटी की ओर, जहां डिटेल से चीजों को और समझते हैं। अधिगम के क्षेत्र और अवधारणाएं। अधिगम के क्षेत्र की मैंने बात की थी फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं 3 तरह के डोमेन्स हैं। पहला है ज्ञानात्मक अधिगम, कोग्निटिव, ज्ञान अर्जन व बौद्धिक विकास की समस्त क्रियाओं के द्वारा सीखना ज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। क्या चीजें शामिल हैं? पहला है ज्ञान अर्जन, दूसरा है बौद्धिक विकास की समस्त क्रियाएं। 3 कौन कौन से हैं यहां पर? पहला है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, परसेप्चुअल लर्निंग, वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखकर, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखकर, छूकर, सुनकर, बोलकर सीखना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाता है। जहां पर बालक शेषावस्था में सबसे ज्यादा प्रत्यक्षात्मक अधिगम को प्राप्त करता है। दूसरा है सर प्रत्यात्मक, कॉन्सेप्चुअल, संप्रत्यात्मक भी इसको कहते हैं। अमूर्त संप्रतियों द्वारा। कौन से? अमूर्त। यहां पर तो कौन से थे? यहां पर मूर्त है, प्रत्यक्ष वस्तुएं जो हैं ये चीजें मूर्त हैं, जिनको वह देख पा रहा है, छू पा रहा है। लेकिन यहां पर अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी उनको बच्चा सीख रहा है, उनके बारे में चिंतन कर रहा है, उन संप्रतियों के बारे में तर्क वितर्क कर रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, स्मरण कर रहा है। इन सबके द्वारा जब बच्चा सीखता है तो इस प्रकार सीखने को हम कहेंगे दोस्तों संप्रत्यात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। और यह कौन से क्षेत्र में परिवर्तन है बालक के? ये ज्ञानात्मक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन है, कोग्निटिव डोमेन कहलाता है। और यह अधिगम क्योंकि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद शुरू होता है, हमने पीछे पढ़ा जीन पियाजे, अनौपचारिक संक्रियाओं की अवस्था जो 11 वर्ष के बाद शुरू होती हैं, इसीलिए यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था में इसको ज्यादा माना है और उससे आगे किशोरावस्था तक या फिर प्रौढ़ावस्था तक इससे बालक सीखता है। आगे चलते हैं अगले डोमेन की ओर। अगले डोमेन से पहले तीसरा सीखना जो है साहचर्य अधिगम, एसोसिएशन लर्निंग, या फिर हम इसको कहेंगे कंडीशनिंग लर्निंग। पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभवों के आधार पर सीखना, जहां पर पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं, पूर्व अनुभव से नवीन अनुभवों को जोड़ते हैं, या फिर उद्दीपक और अनुक्रियाओं के साथ कंडीशनिंग करते हुए सीखते हैं, इसे कहा जाता है साहचर्य लर्निंग, एसोसिएशन लर्निंग या फिर कंडीशनिंग लर्निंग। तो ये 3 तरह का लर्निंग हो गया। कौन से क्षेत्र में? ज्ञानात्मक क्षेत्र में। अगला क्षेत्र है फ्रेंड्स भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है? अफेक्टिव डोमेन जो होता है वहां पर अधिगमकर्ता में भावात्मक व्यवहार में बदलाव आता है, उसके विचारों में, इमोशंस में, संवेगों में बदलाव आता है।
तो ये कहलाता है भावात्मक अधिक्षेत्र या फिर अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है क्रियात्मक अधिगम, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर में क्या होता है, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा सीखना। किसके द्वारा, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा सीखना तथा विभिन्न कार्यों में कुशलता। कार्य कौन से, फिजिकल कार्य हो सकते हैं, अर्जित करना, हासिल करना कहलाता है क्रियात्मक अधिगम। जैसे चित्रकारी हो गया, साइकिलिंग हो गया, तैराकी हो गया, ड्राइंग हो गया, कोई भी हस्तशिल्प वाले कार्य हो गए, कारीगरी हो गई, मिस्त्री हो गई, विभिन्न खेलों में दक्षता हो गई, खिलाड़ियों वाले काम हो गए, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं भाई क्रियात्मक क्षेत्र या फिर साइकोमोटर डोमेन। 3 क्षेत्रों में बदलाव आता है। आगे चलते हैं सीखने के उदाहरणों की ओर। तो फ्रेंड्स, सीखने के उदाहरणों में पहली अवधारणा है व्यवहारवादी अवधारणा, बिहेवियरिस्ट कॉन्सेप्ट या बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि बालक प्रत्यक्ष और प्रेक्षणीय व्यवहार, कौन सा, प्रत्यक्ष और प्रेक्षणीय व्यवहार पर ध्यान देकर सीखने को यह महत्व देते हैं। तो प्रत्यक्ष और प्रेक्षणीय कौन सा हो गया, जो सामने है, जो मूर्त वस्तुओं के साथ में है। इसके जनक कौन है, जेबी वाटसन, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। इस अवधारणा के अनुसार व्यवहार बालकों में वातावरण के किसी न किसी उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया होती है। 2 चीजें हैं, पहला क्या, उद्दीपक, स्टिमुलस है, ये क्या है, स्टिमुलस, और दूसरा क्या है, इस स्टिमुलस के प्रति होने वाला रेस्पॉन्स है। तो वातावरण में जब भी वह देखता है, कहाँ देखता है, वातावरण में, जो उसकी बाहरी परिस्थितियां हैं, इन बाहरी परिस्थितियों में जिनसे भी वो सीखता है, वो सारे के सारे, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई कंटेंट हो, स्थिति हो, कुछ भी, उनको मनोविज्ञान में क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। और इन उद्दीपकों के प्रति एक व्यक्ति अनुक्रिया करता है, रेस्पॉन्स देता है, जिन्हें कहा जाता है रेस्पॉन्सेस। तो वातावरण में जो उद्दीपक हैं उनके प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है और इसके परिणाम स्वरूप बालक सीखता है। ऐसा कौन बोलते हैं, व्यवहारवादी ऐसा कहते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम के लिए वातावरण प्रमुख तथा वंशानुक्रम गौण होता है। आपको याद रखना है, जब बालक के विकास को लेकर आपसे पूछे ना कि बालक के विकास में कौन प्रमुख और कौन गौण है, तो ये थ्योरी वहां मत काम में लेना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। विकास में न वातावरण प्रमुख होता है, न वंशानुक्रम प्रमुख होता है, हमने पीछे पढ़ा था। ये व्यवहारवादियों की विचारधारा है। केवल व्यवहारवादी के संदर्भ में आपसे पूछें, व्यवहारवादियों के संदर्भ में आपसे पूछें, तो ही आपको कहना है कि वातावरण प्रमुख मानते हैं ये और वंशानुक्रम को गौण मानते हैं। अन्य किसी भी परिस्थिति में वातावरण और वंशानुक्रम से किसी को प्रमुख या गौण नहीं मानना है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस अवधारणा ने शिक्षा में क्या दे दिया, वस्तुनिष्ठता दे दिया, ऑब्जेक्टिविटी पर बल देते हैं। समर्थक कौन है भाई, स्किनर हो गया, पावलोव हो गया, हल हो गया, और भी कई सारे जिन्होंने कंडीशनिंग की थ्योरीज दी हैं, वो सारे के सारे इस विचारधारा के समर्थक हैं। आगे चलें तो अगली अवधारणा है संज्ञानात्मक अवधारणा, कोग्निटिव या कोग्निविज्म। स्वीडिश मनोवैज्ञानिक, स्वीडन के रहने वाले जीन पियाजे ने इसको दिया है। इस अवधारणा के अनुसार बालक बड़े होने के साथ साथ उसकी मानसिक योग्यताएं व क्षमताएं बढ़ती हैं। क्या, मानसिक योग्यताएं और क्षमताएं, जिनके बढ़ने से वह सीखता है। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है। किसके साथ, 2 चीजें हैं। देखो, व्यवहारवादी केवल वातावरण को मान रहे थे, मानसिक क्रियाओं को महत्व नहीं देते थे, लेकिन संज्ञानवादी क्या करते हैं, वातावरण को भी महत्व दे रहे हैं और मानसिक विकास को भी महत्व दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मानसिक विकास और वातावरण दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, अंतः क्रिया कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होता है, अधिगम होता है। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या शामिल है, संज्ञानात्मक पक्ष में चिंतन है, संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, कल्पना है, स्मरण है, बुद्धि है, भाषा संबंधी योग्यताएं हैं, निर्णय लेने की क्षमता है, समस्या समाधान की क्षमता है। ये सारे के सारे मानसिक क्षमताएं हैं, मानसिक योग्यताएं हैं, जिनका संबंध संज्ञान के साथ में होता है। समर्थक कौन है भाई, समर्थक में पहला है मैक्स वर्दीमर, इसी का दूसरा गेस्टाल्टवादी कोफका, और तीसरा गेस्टाल्टवादी कोहलर, जो यहां पर नहीं है, वो तीनों गेस्टाल्टवादी हो गए, और चौथा है कूट लेविन। ये संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक हैं। आगे चले, अंतिम विचारधारा, अंतिम अवधारणा, जिसको कहा जाता है संरचनावादी अवधारणा। जनक कौन हो जाएंगे, विलियम वुंट, और दूसरे इनके शिष्य टिचनर हो जाएंगे। ये अवधारणा क्या कहती है
कि मानसिक क्रिया के क्षेत्र में एक व्यक्ति के मस्तिष्क में जो संरचना बनती है, क्या बनती है? संरचना बनती है। कहाँ बनती है? मस्तिष्क में बनती है। कब बनती हैं? मानसिक क्रिया के दौरान। जब मेंटल प्रोसेस होता है तो उसके मस्तिष्क में संरचना बनती है और इस संरचना के आधार पर ही अधिगम होता है। देखो तीनों में अंतर समझो। व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि बाहरी उद्दीपकों के साथ अनुक्रिया करने से बालक सीखता है। संज्ञानवादी क्या कहते हैं कि बाहरी वातावरण के साथ मस्तिष्क की अनुक्रिया होने से बालक सीखता है और मानसिक शक्तियां सीखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। और संरचनावादी क्या कहते हैं कि मस्तिष्क में जो संरचना बनती है उस संरचना से बालक सीखता है। तो तीनों ने किसको महत्व दिया? व्यवहारवादी वातावरण को महत्व देते हैं, संज्ञानवादी मानसिक शक्तियों को महत्व देते हैं और संरचनावादी मस्तिष्क की संरचना को महत्व देते हैं। आगे देखो, इस अवधारणा ने अंतर्दर्शन इनसाइट को पद्धति के रूप में विकसित किया। पद्धति का मतलब हो गया मनोविज्ञान के अध्ययन की कई सारी पद्धतियां हैं, उनमें से एक पद्धति है इनसाइट, अंतर्दर्शन विधि। तो अंतर्दर्शन विधि का जनक, अंतर्दर्शन विधि बनाने वाला जो विचार है, विचारधारा है, वो संरचनावादी ही है। संरचनावाद के अनुसार सीखना एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि संरचना कहाँ बन रही है? मस्तिष्क में बन रही है, इसलिए मानसिक क्रिया कहा है। किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित है, क्योंकि मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस का रिजल्ट क्या होता है सर? अनुभव उसका रिजल्ट होता है। समर्थक कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की हैं, जेरोम ब्रूनर हैं, गार्डनर मर्फी हैं, ये सारे के सारे व्यवहारवाद के समर्थक हैं। और व्यवहारवादी उपागम को भी बहुत महत्व दिया गया है, जो हम इस यूनिट के लास्ट में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आज के क्लास में डिस्कशन किया व्यवहार की, अधिगम की विचारधाराओं को लेकर, अधिगम की अवधारणाओं को लेकर और अधिगम के क्षेत्रों को लेकर। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और दोनों को समझना है व्यवहार के साथ। जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो तो आप देखिए कि कौन सा संज्ञानवादी है, कौन सा व्यवहारवादी है और कौन सा संरचनावादी विचारधारा है। आप जब खुद सीख रहे हो तो आज जब शाम को आप पढ़ें तो पढ़ने के दौरान ये देखना कि मैं जो विषय पढ़ रहा हूं, मेरे पढ़ने की जो गतिविधि हो रही है, इनमें से कौन सा प्रोसेस तो व्यवहारवाद को समर्थित है, कौन सा प्रोसेस संज्ञानवाद को समर्थित है और कौन सा प्रोसेस संरचनावाद को समर्थित है, और मुझमें स्वयं में कौन सी विचारधारा से अधिगम ज्यादा होता है। क्या व्यवहारवादियों के अनुसार मैं सीखने की प्रक्रिया मेरे साथ अप्लाई करूं, संज्ञानवादियों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया अप्लाई करूं, संरचनावादियों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया अप्लाई करूं, तो किस प्रक्रिया से सीखने की मात्रा मुझ में ज्यादा बनती है, ऐसा आप खुद एक बार एनालिसिस करके देखना। और ऐसा एनालिसिस करके देख लिया तो मैं समझता हूं कि सीखने की तीनों अवधारणाएं पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए आप तुरंत उसका आंसर भी निकाल पाओगे। ऐसे ही जब बच्चों के साथ आप काम कर रहे हो तो तीनों तरह के बदलाव उनमें आने चाहिए। जब आप खुद पढ़ रहे हो तो आप में भी पढ़ने के दौरान तीनों तरह के बदलाव आने चाहिए। जो मेरा कंटेंट मैंने आपको सिखाया वो पूरा याद हो गया तो संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसके साथ आपके व्यवहार में बदलाव आ गया, आपके सोच और विचारों में बदलाव आ गया तो भावात्मक क्षेत्र, और इसके द्वारा कोई कुशलता जो आपके शरीर से संबंधित है वो आपने हासिल कर ली तो क्रियात्मक क्षेत्र। तो इतना सारा डिस्कशन हमने कई बार रिवीजन कर करके समझा। अब मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में इसी के आगे के टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, मस्त रहिए।